RO प्री परीक्षा 2021। फाहियान जो है वो 399 में आया था। ह्वेनसांग उसके बाद आया, उसके बाद इत्सिंग आया, सबसे बाद में अल-मसूदी आया था। तो क्रम है फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अल-मसूदी। फाहियान जो है 399 से 414 में आया था। ह्वेनसांग 629 से 645 में आया था। इत्सिंग 671 से 693 में आया था। अल-मसूदी जो है 915 से 916 में आया था। जनता द्वारा जिनको चुना गया है वो हैं गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव। बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया था। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय, जिसको नंदीवर्मन पल्लवमल कहा जाता है, इसको भी जनता ने चुना था। वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी। यशोवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा करवाता था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम जो है शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन जो था हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, ऐसा उलेमा इसके बारे में कहते थे। साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए विशेष सेना अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत करवाया था। आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए दिल्ली और सीरी के किलों की मरम्मत भी करवाई थी। दिल्ली और सीरी। मुगल बादशाह बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था और 1719 में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुली खान को ओडिशा क्षेत्र की भी सूबेदारी दी गई थी। और बंगाल के जो सूबेदार हैं उनका क्रम अगर देखा जाए तो मुर्शिद कुली खान, फिर सरफराज खान, नहीं, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, तो कुली, शुजा, सरफ, अली, सिराजुद्दौला। गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। अंगद। पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में जो है लहना का जन्म हुआ था। श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र और मर्दाना और बाला गुरु नानक के शिष्य थे। तो गुरु नानक के पुत्र का नाम श्रीचंद था। भारत आने वाला पुर्तगाल देश का कौन नहीं था? तो पीटर मुंडी जो है वो ब्रिटेन का था। बाकी दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ मुनीज, ये सब जो हैं वो पुर्तगाल के थे। जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में किया गया था। 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलेनबेरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में बेलेस्ली ने किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो 1866 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन। दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। भारतीय सिविल सेवा के बारे में है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, तो दोनों सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसका गठन 1926 में किया गया था। इस अधिनियम के तहत पहली परीक्षा जो ब्रिटिश सिविल सेवा के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। फिरंगिया जो है वो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की बुक है फिरंगिया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है वो राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रधानाचार्य थे, प्रोफेसर थे, कवि थे, लेखक थे और राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में काकोरी षड्यंत्र केस जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था उसके तहत फांसी दी गई थी। इनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 1897 में हुआ था। नौ अगस्त 1925 काकोरी कांड। 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये सही है या आर गलत है? कार्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा और उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की थी। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और अंग्रेज दंडनायकों या मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया था। दरोगा जो होता था वो 18वीं सदी में कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था इसको। भारतीय रेलवे के बारे में है तो रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विजन 2024 योजना जो है रेल क्षमता निर्माण से संबंधित है। और 22-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद 22-23 में। रामधारी सिंह दिनकर की बुक है संस्कृत के 4 अध्याय। इसके अलावा रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सब उनकी अन्य रचनाएं हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। तो दूसरा आंग्ल मैसूर 1784 80 से 84, आंग्ल फ्रांसीसी दूसरा युद्ध 1750 से 54 और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से 80 के बीच हुआ था। केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ है 1881 में हुआ था। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को हुआ था। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई थी और अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 में किया गया था। तो करजन वायली की हत्या 1909, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908, केसरी समाचार पत्र 1881 और अल हिलाल 1912 में शुरू किया गया था। केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था सैन्य बल पर ब्रिटिश भारत में? तो ये लगभग 52% था, लगभग 40% या 52%, 40% आयोग ने माना है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नल सरोवर गुजरात में है और खारे पानी की झील ओडिशा स्थित चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
तमरिया जनजात झारखंड में तमझार पिछड़ी जात ओबीसी में आती है। अन्य जातियाँ मुंडा, बिरहोर, उरांव, खरिया, पहाड़ी है। हिमाचल प्रदेश में गर्म झरना है मणिकर्ण, ओडिशा में तपता पानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, राजस्थान में नारायणी राजस्थान। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान। नाइजर राम तिल फसल जो है वो 37 से 47% पाई जाता है इसमें तेल की मात्रा। इथियोपिया, भारत, नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाई जाती है। इसमें प्रोटीन, फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड जो है राम तिल में बहुत अच्छा स्रोत है इसका। फसल चक्र के बारे में क्या सही है तो उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली, फलीदार फसलों के बाद बिना फल वाली, अधिक जल का आवश्यकता वाली के बाद कम जल का आवश्यकता वाली, कृषि संसाधनों का प्रयोग क्षमता पूर्वक ढंग से, अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रम पूछा है तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कावसजी नाना भाई डावर ने की थी, द बॉम्बे स्पिनर के नाम से। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 बॉम्बे। भारत में प्रथम स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874 बंगाल में। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी झरिया में। तो प्रथम स्टील या लौह उत्पादन 1874 में कुल्टी झरिया में और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना प्रथम हुई थी। तो इस हिसाब से क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कपड़ा, उसके बाद जूट मिल। देश की जूट मिल पहली बार 1855 में जो है बाबू बायुसुंबर सेन द्वारा रिसड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई थी। तो पहले कपड़ा बना, फिर जूट मिल स्थापित हुई, फिर स्टील के लिए जो है कंपनी लगी, फिर चीनी। तो सूती कपड़ा मिल 1854 बॉम्बे, जूट मिल 1855 रिसड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में, स्टील लौह उत्पादन 1874 झरिया और बर्नपुर में, चीनी उद्योग 1903 देवरिया प्रतापपुर में यूपी। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। कॉपर या तांबा जो है वो बिजली के सामान बनाने में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने में, मैग्नीज इस्पात उद्योग से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है तो सौर ऊर्जा है। तो भारत में ऊर्जा आवश्यकता या जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है तो पहले नंबर पे कोयला, दूसरे पे सौर, तीसरे पर वायु। कोयला, सौर, वायु। कोयला का योगदान 51% है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान जो है वो 26% है, जिसमें पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। पवन ऊर्जा दूसरे नंबर, कोयला, सौर और वायु। कोयला, सौर, वायु। नदी तट पर अवस्थित नहीं है कौन सा तो भिलाई जो है लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यह 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन और ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक स्थित है। भिलाई जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र दामोदर नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी और भद्रावती जो है वो भद्रा नदी। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते जो है वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था। 2018 में मेकान ओमान में आया था। मेकान वायु चक्रवात जो था 2020 में आया था। निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र में आया था। रबड़ थाईलैंड, कहवा ब्राज़ील, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। चीन। भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। 99% जल विद्युत जो है नॉर्वे प्राप्त करता है और 100% जो है जल विद्युत से सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो पराग्वे। पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहाँ पर 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत से होता है।
चीन जो है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है अमाउंट में देखा जाए तो। मिंडानाओ वादे की भूमि, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जावा और सुलावेसी इंडोनेशिया के द्वीप हैं। इंडोनेशिया के बारे में है, इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो ये ब्रुनेई के साथ जो है साझा नहीं करता है। ब्रुनेई जो है 3 तरफ से मलेशिया से घिरा है और एक तरफ समुद्र से घिरा है। ब्रुनेई जो है 3 तरफ मलेशिया से, एक तरफ समुद्र से घिरा है। बाकी जो मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, ये सब इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग कौन सा नहीं है, तो ये तीनियान जो है, तीनियान ये पोलिनेशिया द्वीप का समूह भाग नहीं है। बाकी टोंगा, ताहिती, तुवालू, इन सब के अलावा हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती, ये सभी जो हैं इन द्वीपों को हरी मड़ी कहा जाता है। हरी मड़ी, ये सब पोलिनेशिया द्वीप के भाग हैं। तीनियन जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये पोलिनेशिया का भाग नहीं है तीनियन। एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका रुसाऊ, अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर, बहामास नसाउ। एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स। जाति के संदर्भ में जनसंख्या का आरोही क्रम क्या है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम। अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। अरु, मिजो, नामे, यस्टी के बारे में, यस्टी, अरुमी नामे। मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अहमदाबाद में है। बाकी जयपुर में 10%, लखनऊ में 12%, बेंगलुरु में 8% है मलिन बस्ती। सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम। गोवा जो है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का 97% भाग जो है वो नगरीकृत है। न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव का है। न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव का है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी 1037 है। देश का लिंगानुपात 943 है, 943। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। मिलियन शहर नहीं है, तो इसमें मुरादाबाद जो है मिलियन शहर नहीं है। बाकी प्रयागराज, मेरठ, आगरा ये सब मिलियन शहर हैं। और मिलियन प्लस शहर जो हैं वो हैं कानपुर नगर। सबसे अधिक से कम की तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर जो मिलियन प्लस है वो कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो वारा में इला, वा में कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। न्याय जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार का न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। एक बार केवल संशोधन हुआ है प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जोड़े गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची संबंधित किसी मामले में 249 के तहत संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250
अगर आपातकाल लागू है राज्य में तो अनुच्छेद 250 के तहत बना सकता है सांसद। और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य अगर उनकी सहमति है कि उनके राज्य से संबंधित कोई कानून संसद बनाए तो बना सकता है, लेकिन वह किसी अन्य राज्य पर जो है जरूरी नहीं है कि उसको अंगीकरण करे। वो सब भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष जो रहे थे वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। पहली बार चौथी लोकसभा 1967 से 69 के तब समय त्याग पत्र दे दिए, फिर दूसरी बार 1977 में लोकसभा का अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए 1977 में। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इसके पहले 1977 में तो निर्विरोध बने, लेकिन 1969 में इन्हें जो है ये हार गए थे राष्ट्रपति चुनाव। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम 1/10 होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6वें में अनुच्छेद 168 से 212 तक। और इसी के तहत राज्य विधानमंडल की बैठक में आयोजित करने के लिए कोरम जो है वो 10वां कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए। और इसमें पीठासीन अधिकारी सहित जो है वो 10वां कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ 10 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए, जो भी अधिक हो। इसमें पीठासीन अधिकारी भी काउंट किया जाएगा। 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो इसमें जो है सभी ये समय, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इनको शामिल किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत 6 सूत्रीय प्रस्ताव कौन लाया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था 1992 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इसमें प्रधानमंत्री थे 1992 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया था इसकी शुरुआत, पहला प्रयास जो किया था। और वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना भारत, इसी सब के परिणाम स्वरूप। तो 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। महिला समृद्धि योजना 1993 में आई। महिला समृद्धि योजना 1993। महिला स्वशक्ति योजना 1998। महिला साम्राज्य योजना 1989। महिला साम्राज्य 1989। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001। महिला समृद्धि 93। महिला स्वशक्ति 98। महिला साम्राज्य 1989। हेराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमर मॉडल। महाल बोनिस मॉडल दूसरी। यश चक्रवर्ती मॉडल तीसरी। अशोक रुद्र मॉडल चौथी। राष्ट्रीय आय भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। और इसमें क्रम देखेंगे तो सेवा, उद्योग, कृषि का इसमें लगभग 18% योगदान है। उद्योग का 28%, सेवा का 53%। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम कृषक 2 से 4 किलो हेक्टेयर, मध्यम कृषक मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और बड़े कृषक जो हैं 10 हेक्टेयर से अधिक। तो लघु कृषक 1 से 2, अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10। सूक्ष्म उद्यम जो है वो 1 करोड़ तक, लघु 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, मध्यम 10 से 50। किसानों के हित के लिए 3 विधेयक 2020 में पारित किए गए थे। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। कंपनी अधिनियम 2013। साझेदारी अधिनियम 1932। वस्तु क्रय अधिनियम 1930।
वस्तु क्रय अधिनियम 1930, साझेदारी 1932, कंपनी 2013, भारतीय संविदा 1872। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल का सही क्रम क्या है? IG पटेल जो थे 77 से 82 तक थे, मनमोहन सिंह 82 से 85 तक थे, सी रंगराजन 92 से 97 तक थे, सुब्बा राव जो थे वो 8 से 13 तक थे, 8 से 13 तक। सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ। यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में तनाव युक्त डोरियों एवं द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख जो है वो हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, हरे रंग के लिए। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। दो बल्ब जैसे एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी? तो समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी देंगे। प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम का यूज किया जाता है। हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे और न्यूनतम प्रतिरोध हो। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत उपयोगी है। सल्फर कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। तो कैल्शियम जो है तना का अग्रभाग में वृद्धि और पत्ती के गिरने को रोकता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर। जस्ता न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है। जस्ता और न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है। लोहा जो है पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से निकलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है, सड़े हुए अंडे की गंध देती है। दलदलों और सीवरों में अवायवी पाचन के रूप में जो है जब ऐसा होता है तब वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। दस दिनों से अधिक दिन तक उपवास रहने पर लीवर यकृत जो है वो ग्लूकोज का स्तर उसमें कम हो जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में पित्ताशय में यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस संचित होता है। तो 10 दिन का उपवास होगा तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसमर रेशम है। गौसमर टसर रेशम का उत्पादन टसर कीड़ों द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत जो है मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा जो है रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल अंडे में पाया जाता है। अंडे में सोयाबीन दाल प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। अमीनो अम्ल में एमाइन और कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। तुलसी का पौधा जो होता है ये फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स के कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑसिमम सैंक्टम है। यह द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। द्विबीजपत्री। भैंस की नस्ल है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी। गाय की है कॉकरेज, सबसे भारी होती है गाय की कॉकरेज। सिंधी, साहीवाल, नागौरी, जरसिंध, थारपाकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी। बकरी की होती है जामुनापारी, अंगोरा, एंग्लो नुबियन, सानेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी। भेड़ की होती है लोही, सबसे अधिक दूध देती है लोही।
कच्छी, कूका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी। थारपाकर जो है वो गाय की नस्ल है। कासी लालिमा भिंडी की प्रजाति होती है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है। लाल भिंडी में एंथोसायनिन होता है। लाल भिंडी जो होती है, हरी भिंडी ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन की अधिक मात्रा होती है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। कलम विधि एक प्रकार मतलब गूटी लगाना या कलम करना। कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वानस्पतिक जनन के लिए किया जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, www वर्ल्ड वाइड वेब, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 1 MB इक्वल टू मतलब मेगाबाइट इक्वल टू 1 MB इक्वल टू 1024 KB। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। 1 GB 1024 MB। 1 TB इक्वल टू 1024 GB। तो सबसे बड़ी होती है TB, टेराबाइट। क्लाइमेक्स एक चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। क्लाइमेक्स से एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था। मोनोक्लाइमेक्स एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय की अंतिम अस्थायी स्वनियंत्रित भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के साथ साम्य स्थिति में होता है। समुदायों के अनुक्रमण की अवस्था को सेरे कहते हैं, सेरे। तो मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण 1981, वायु प्रदूषण एवं निवारण 1981 और जल प्रदूषण 1974। उत्पादकता के घटते क्रम में तो सबसे अधिक मैंग्रोव, फिर घास मैदान, फिर झील, फिर सागर। मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। इसकी सर्वोच्च जो ये धूपगढ़ चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला, बांधवगढ़ उमरिया जिला, कान्हा मंडला जिला, ये सब मध्य प्रदेश के ही हैं। और धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? तो नागालैंड में। नागालैंड और मेघालय में जनजातीय जिलों की संख्या 11 है। मणिपुर में 9 है। मिजोरम में 8 है। तो जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? नागालैंड में। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का यूज किया था। भारत में 4 क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया। वर्ष 1997 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1997 में उसका भाई सादत अली खान जो अवध का नवाब बना था। सादत अली खान ने 1801 में प्रयागराज सहित कई क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया था, जिसके बदले में उसे सुरक्षा गारंटी मिली थी। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार 1997 में हो गया था।
उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर निवेश के लिए सरकारी उद्यम कौन सा है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। जा दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धंसी अढ़ाई हाथ। जगनिक की कविता आल्हा खंड में इसका है। 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किए थे पृथ्वीराज ने। उस समय चंदेल के राजा परमार्दिदेव और आल्हा और यूदल उनके मंत्री थे। हिंडन गंडक नदी जो है वो यूपी से प्रवाहित नहीं होती है, यह नेपाल से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इसे सालिग्रामी कहा जाता है और मैदानी भाग में नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह यूपी में नहीं बहती है, यह महाराजगंज और कुशीनगर जिले के तरफ ही सीमा बनाती हुई बिहार राज्य में गंगा के पास जो है गंगा से मिल जाती है, पटना के पास। बाकी सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में बहती हुई पटना में गंगा मिल जाती है। हिंडन नदी जो है वो सहारनपुर जनपद के कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद में बहती है। गौतम बुद्ध नगर में यमुना मिल जाती है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना मिल जाती है। शारदा नदी को काली नदी या महाकाली कहते हैं। यह नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा में मिल जाती है। बहराम घाट बाराबंकी के निकट घाघरा मिल जाती है शारदा नदी। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सही है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, यूपी दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है जो 18 अधिवेशन हुआ है इसका कांग्रेस का, मेरठ का अधिवेशन जो हुआ था 55वां अधिवेशन था मेरठ का, 1946 में हुआ था। JB कृपलानी अध्यक्ष था। कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू थी, 1925 में हुआ था 41वां। लखनऊ का 32वां 1916 में अंबिका चरण मजूमदार और बनारस 21वां 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, बटेश्वर पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो जल विहार बुंदेलखंड, बटेश्वर पश्चिमांचल, बलदेव छठ फरीदाबाद हरियाणा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर। नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो कुशीनगर नहीं करता है। कुशीनगर जिला जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये सभी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर। ऐतिहासिक मेले जो हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं जिसमें वो है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है नवरात्रि में। शुरुआत इसकी 1672 में मानी जाती है। फूल डोल का मेला राजस्थान में लगता है। फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में लगता है और बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। कार्यबल जनसंख्या यूपी की लगभग 23% है, 23.7%। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? तो ये सन था 1833। 1833 में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था। यहाँ पर एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन रहे थे। ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सबसे पहला स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा सिंचाई यहाँ पर ट्यूबवेल से होती है, उसके बाद नलकूप से होती है, फिर कुआं से होती है, फिर जो है तालाब, झील, पोखर इन सब से होती है। तो नलकूप से होती है लगभग 74%, नलकूप से या ट्यूबवेल जो भी इसको बोल सकते हैं। नहर से होती है 15%, कुआं से होती है 8%, तालाब, झील, पोखर इन सबको मिलाकर 5%। तो नल, नहर, कुआं। नेक्स्ट है कोल या कोयल अलीगढ़ जो पूर्व मध्यकालीन प्रदेश थे उत्तर प्रदेश के,
वर्तमान स्थिति इसकी अलीगढ़ के पास है। महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। तो कोल या कोयल जो है वो अलीगढ़। बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो राजा चेत सिंह ने किया था 1780 से 81 में। 1780-81 में बनारस विद्रोह हुआ था। 1780-81 इस समय था वारेन हेस्टिंग। 1778 में इसने चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। जब इसने नहीं दिया तो उसने चेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जो है विद्रोह हो गया। चेत सिंह के भतीजे महीप सिंह नारायण को राजा बना दिया और फिर महीप सिंह ने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया था। भीतरगांव मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश, वाराह, दुर्गा इन सब की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो निजामाबाद, आजमगढ़। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए मिला है। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में, खुर्जा को हैंडीक्राफ्ट के रूप में। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव संत कबीर नगर जिले से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के मिले थे। गेहूं और जौ मेहरगढ़ से, और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर के लहुरा देव से मिले हैं। चैती लोकगीत मौसमी गीत है। कजरी विवाह और मौसमी गीत है। रसिया ब्रज लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। 16 महाजनपद में कुल 8 जो थे वो यूपी में पाए जाते हैं। यह है काशी, वर्तमान वाराणसी और सीमावर्ती क्षेत्र। कोसल ये अवध फैजाबाद वाला क्षेत्र। मल्ल देवरिया का जो क्षेत्र है मल्ल। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र। वत्स इलाहाबाद क्षेत्र और बांदा जिला। कुरु जो है मेरठ, दिल्ली, धानेश्वर। पांचाल रुहेलखंड, बरेली, बदायूं। सूरसेन जो है ब्रजमंडल का क्षेत्र था। सूरसेन ब्रजमंडल का क्षेत्र था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय जो है वो लीमा, पेरू में है। लीमा इसकी राजधानी है पेरू की, वहाँ पर है। जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुफरी, शिमला में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है इसका दक्षिण एशियाई सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर वाराणसी में है। कौशल विकास से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो ये है स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस ये जो है कौशल विकास से संबंधित है। जबकि यूजीसी की स्ट्राइड है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक। इसका जो है देश में युवाओं में अनुसंधान की संस्कृतियों को बढ़ावा देना है। ये यूजीसी की है स्ट्राइड, STRIDE। स्ट्राइव योजना STRIVE जो है यह विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की परियोजना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षुओं के माध्यम को कौशल प्रशिक्षण देना है। संकल्प योजना जो है वो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, SNKLP संकल्प योजना। और इस तरह से श्रेयस योजना जो है युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करती है। स्ट्राइड नहीं है, बाकी स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस ये सभी कौशल विकास योजनाएं हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये जर्मन वाच जारी करता है। जर्मन वाच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। नेक्स्ट है बिमल जालान की बुक है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी। आपदा प्रबंधन जो है 2005 में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2005 में। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी कैसी हैं? तो सबसे पहले बसंत है, उसके बाद ग्रीष्म है, उसके बाद वर्षा है, फिर शरद है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद।
चैत्र जो है प्रथम माह है, फाल्गुन अंतिम माह है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ग्रिगोरियन कैलेंडर 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। तो ये इसका प्रथम महीना चैत है और अंतिम महीना फाल्गुन है। जिबूती जो है, जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। जिबूती आचरण संहिता इसको 2009 से अपनाया गया है, 2009 से अपनाया गया है। ब्लू इकोनॉमी जो है इसी के तहत जो है अपनाया गया है ब्लू इकोनॉमी। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं इसके। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह है। बनारस के साड़ी बुनकरों की ज़िंदगी पर आधारित है। अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। चुकंदर से चीनी बनता है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। कपास में सेलुलोज पाया जाता है। दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। भारत शहरी वेधशाला कहाँ पे है? तो भारत शहरी वेधशाला ये आवास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थापना इसकी की गई है, नई दिल्ली में। यह शिक्षाविदों, उद्योगों, सरकार के लिए विश्लेषण के माध्यम से डेटा उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। आम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। लीची बिहार में होता है। नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? तो ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट क्रूड स्वीट लाइट क्रूड ऑयल एक व्यापारिक वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल खरीदने के लिए प्रमुख बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। ब्रेंट इंडेक्स। डेनिश भाषा डेनमार्क देश की है। डच नीदरलैंड के हैं। मंदारिन चीन की है। थाई थाईलैंड में बोली जाती है। डेविंसी प्लस और वेरिटास, डेविंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा दो मिशन हैं, ये शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। डेविंसी प्लस और वेरिटास। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। मिताली एक्सप्रेस जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के मिताली एक्सप्रेस नामक नई ट्रेन चलाई है। यह चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी रेल लिंक माध्यम से ढाका को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जोड़ेगी। बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता चलती है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता चलती है। तीसरी ट्रेन जो है ये है मिताली एक्सप्रेस, ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी चलेगी। भाड़ पाथर जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भाड़ पाथर लोकनाट्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भाड़ का अर्थ होता है मस्खरा, पाथर का अर्थ होता है नाटक। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति है। सुमीलित कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है। बाकी वाणिज्यिक ऊर्जा जो है तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो और उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया हो। इसके उदाहरण हैं पवन, सौर, ज्वारी। ज्वारीय ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट है की विलेज स्कीम, कुंजी ग्राम योजना जो है 1952 में शुरू की गई थी। कुंजी ग्राम योजना, की विलेज स्कीम 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इसके बाद ये अगस्त में की विलेज योजना शुरू की गई थी 1952 में, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1958 में हुई थी और जिला ग्राम में विकास अभिकरण 1999 में शुरू किया गया था। तो की विलेज अगस्त 1952, सामुदायिक विकास अक्टूबर 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1958, जिला ग्राम में विकास अभिकरण 1999।